साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस न्यू क्लास में। ध्यान दीजिएगा, जितने भी छात्र छात्राएं बीए सेमेस्टर 4 हिस्ट्री MGC 4 या फिर MIC 4 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए आज का यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव दोनों विषय पर काफ़ी अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह जो क्लास है वह बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए है। तो चलिए बिना किसी समय गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरह से कंप्लीट कर लेंगे और ऑब्जेक्टिव के बाद फिर सब्जेक्टिव को करेंगे। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जितना इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव रहेगा उतना ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव भी रहेगा। तो इस क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, पुनर्जागरण का आरंभ किस देश से हुआ? मतलब कि पुनर्जागरण का जो आरंभ है वह सबसे पहले किस देश में हुआ था? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर इंग्लैंड में? तो देखिए, पुनर्जागरण जो है ना वह सबसे पहले आपका इटली में आरंभ हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश के नाविक द्वारा भौगोलिक खोजों की शुरुआत की गई? मतलब कि किस देश के नाविक, मतलब कि जो नाव से चला करते हैं उनको नाविक कहते हैं, उसके माध्यम से भौगोलिक खोजों की शुरुआत की गई? फ्रांस से, पुर्तगाल से, ब्रिटेन से या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, सबसे पहले पुर्तगाल से शुरू हुआ था और पुर्तगाली ही एक थे वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत की खोज की थी। तो यह जो नाविक थे ना, उन्हीं के द्वारा, मतलब कि उन्हीं के माध्यम से भूगोलिक खोजों की शुरुआत की। किसके द्वारा था? पुर्तगाली नाविकों के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, अभी हम आप लोगों को बताया कि भारत की जो खोज था वो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। और वास्को डी गामा क्या था? तो वह एक पुर्तगाली था। और ये जो कोलंबस है ना, यह कोलंबस जिस तरह वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, उसी तरह कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और अमेरिका को ही नई दुनिया भी पहले के ज़माने में कहा करते थे। चलिए अगला सवाल है, माइकल एंजले क्या थे? मतलब कि माइकल एंजले जो थे वह क्या थे? मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, सत्यापतकार थे या फिर इनमें से उपरोक्त सभी थे? तो देखिए, माइकल एंजले जो थे ना वह मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे और स्थापत्यकार भी थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण यूरोप में धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी नहीं था? मतलब कि धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी नहीं था? आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक समृद्धि या फिर राज्य सत्ता और पोप में विरोध या फिर आपका नए दृष्टिकोण का विकास? तो देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तरदायी नहीं था, तो सांस्कृतिक समृद्धि जो था ना वह धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी नहीं था। है आपका, वास्को डी गामा के द्वारा समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज कब की गई थी? देखिए, एक बात तो क्लियर है कि भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा क्या था? तो एक पुर्तगाली नाविक था। अब सवाल यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वो कब खोज किया था? 1500 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 1458 ईस्वी में, 1493 ईस्वी में या फिर 1492 ईस्वी में? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा जो है ना वह भारत की खोज 1498 ईस्वी में किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, औद्योगिक क्रांति के क्या दुष्परिणाम पड़े? मतलब कि औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो उसका क्या दुष्परिणाम पड़ा? घरेलू उद्योग धंधों का पतन हो गया, मतलब कि जो लोग घर से धंधा करते थे, मतलब कि घर में बैठ के ही काम करते थे, उसका पतन हो गया। उत्पादन और पूंजीपतियों का आधिपत्य हुआ। वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, जब औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था ना, तो घरेलू उद्योग का भी पतन हो गया था, पूंजीवादियों का भी आधिपत्य हो गया था, वर्ग संघर्ष की भी शुरुआत हो गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पूंजीवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं थी? मतलब कि इन सभी में से पूंजीवाद की विशेषता कौन सी नहीं थी? व्यक्तिगत लाभ, प्रतियोगिता, नियोजिता, मतलब कि नियोजित अर्थव्यवस्था या फिर उद्यम करने की स्वतंत्रता? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नियोजित अर्थव्यवस्था जो थी वह पूंजीवाद की मतलब कि विशेषता नहीं थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है आपका, समांती समाज का संगठन कैसा था? मतलब कि समांती जो समाज था उसका संगठन कैसा था? अंडाकार था, चतुर्भुजाकार था, पिरामिड नुमाकार था या फिर डेल्टा नुमा था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए जितना भी चीज़ हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उसका आप लोग रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा एक बार से कुछ होने वाला है नहीं। आप एग्ज़ाम में जाइएगा भूल भुला जाइएगा, इसलिए रिवीजन कीजिएगा। कहते हैं ना, रिवीजन ही डिवीज़न दिलाता है। तो आप लोग इस क्लास को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, समांती समाज का जो संगठन था ना वह डेल्टा नुमा था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति होने के क्या कारण थे? मतलब कि औद्योगिक क्रांति जो था वह काहे इंग्लैंड में ही हुआ, दूसरे देश में भी हो सकता था। तो देखिए, पूंजी की उपलब्धता, विशाल औपनिवेशिक बाजार का होना, कोयला और लोहा की प्रचुरता या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति इसलिए है क्योंकि वहाँ पे पूंजी की उपलब्धता थी, विशाल उपनिवेश बाजार का भी था, मतलब कि वहाँ पे काफ़ी अत्यंत अधिक मात्रा में बाजार हुआ करते थे, कोयला और लोहा की भी प्रचुरता थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग वीडियो तो देखते हैं, मतलब कि क्लास तो देखते हैं, पर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि यह क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि कमेंट आप लोगों के लिए ही रहता है कि आप लोग अपना मतलब कि सुझाव दे सके कि यह क्लास में किस चीज़ की कमी है या फिर कैसा लगा। तो देखिए, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह जो कथन किसका है? तो यह कथन आपका लुई चौदहवां का हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पुनर्जागरण के क्या प्रभाव पड़े? मतलब कि पुनर्जागरण जब हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? पुनर्जागरण का अर्थ पहले ये समझते हैं, पुनर्जागरण आखिर होता क्या है? तो फिर से जगना को हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं। तो देखिए, लोकसभा में साहित्य की रचना हुई, मध्यकालीन धार्मिक संस्कृति का अंत हुआ, उपनिवेशवाद का आरंभ हुआ, फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, पुनर्जागरण के प्रभाव ना इन सभी पर पड़ा था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव जो है ना वह आपके सब्जेक्टिव से ही निकलता है, तो जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव उतना ही सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव आप लोग भूल कर भी मिस नहीं कीजिएगा, ये ज़रूर कीजिएगा। और सब्जेक्टिव होगा कब, तो ऑब्जेक्टिव ही ख़त्म होने के बाद, तो इस क्लास के अंत तक ज़रूर टिके रहिएगा। और हो सके तो यह क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे होगा क्या, आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी तैयारी बेहतरीन हो जाएगा। ये इसका तो जो आप लोगों को पता है कि वास्को डी गामा पुर्तगाली कहीं होंगे। देखिए, अगला सवाल जो है, अगला सवाल से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और बताइए कि आप लोग यह जो क्लास है वह कौन से ज़िले से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि किस किस ज़िले के छात्र हमसे जुड़े हुए हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे होगा क्या, यह जो क्लास है वह बीए 4th सेमेस्टर हिस्ट्री का है। अगर आप लोग कमेंट में बोलिएगा सर हमको साइकोलॉजी का क्लास चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स का क्लास चाहिए, जिस चीज़ का क्लास चाहिए आपको नेक्स्ट डे या फिर अगर सुबह में क्लास हो रहा होगा तो शाम में उस चीज़ का क्लास ज़रूर मिलेगा। और इस चैनल पे सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 8 तक का पढ़ाई बिल्कुल फ्री में होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट ऑल सेमेस्टर। अगर आप लोगों को नोट्स PDF चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, उसमें मैसेज कीजिएगा कि सर हमको नोट्स PDF चाहिए, तो बिल्कुल आपको फ्री में नोट्स PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि वह कौन सा नाविक था जिसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था? मतलब कि ये सवाल, देखिए सवाल पहले आप लोग जब जाइएगा तो आपको समय पर्याप्त मिलेगा, तो पहले आप लोग कोशिश की यह कीजिए कि सवाल को अच्छा से पढ़ लें। तो यहाँ पे सवाल यह पूछ रहा है कि वह कौन सा नाविक था जिसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था? वास्को डी गामा, कोलंबस, फर्डिनैंड मैगेलन या फिर डी अल्बुकर्क? तो देखिए, वास्को डी गामा थे, उन्होंने भौगोलिक खोजों की खोज की थी। और भारत की भी खोज किया था। पुर्तगाली एक थे, कोलंबस ने नई दुनिया यानी कि अमेरिका का खोज किया था। लेकिन यहाँ पे मैगेलन जो है ना, फर्डिनैंड मैगेलन, उन्होंने विश्व का चक्कर नाव से ले लगाया था, इसलिए यह नाविक हो जाएंगे प्रथम या नाविक जिन्होंने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था।
ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी फर्डिनैंड मैगेलन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये तो हो ही चुका कि पुनर्जागरण की देखिए उसमें मानवतावाद भी होगा, धर्मनिरपेक्षता भी होगा, यानी कि सब कुछ होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पुनर्जागरण से तात्पर्य है, मतलब कि पुनर्जागरण से किस चीज़ का तात्पर्य है। तो पुनर्जागरण से देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन का भी तात्पर्य है, बौद्धिक परिवर्तन का भी तात्पर्य है, निरंकुशता के प्रति विद्रोह का भी तात्पर्य है, इसलिए इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक खोजों का परिणाम नहीं था, मतलब कि भौगोलिक खोजों का परिणाम इन सभी में से कौन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के युग का प्रारंभ, पूंजीवाद का विकास, या फिर दास व्यापार पर रोक, या फिर औद्योगिक क्रांति। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि औद्योगिक क्रांति जो था ना वह भौगोलिक खोज का परिणाम नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये तो हम देखिए हम आपको ऑब्जेक्टिव नाम के लिए सिर्फ एक कराते हैं, हमारे एक ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। यह जो सवाल है यह सबसे पहले ही हमने आपको बताया था कि वास्को डी गामा ने भारतीय खोज की थी और कोलंबस ने नई दुनिया यानी कि अमेरिका की खोज किया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में ये बताइए कि क्या आप लोगों को इस सवाल का जवाब पहले से पता था और कितने सवालों का जवाब आप लोगों ने दिया है। देखिए पुनर्जागरण की देन थी, मतलब कि पुनर्जागरण की देन क्या थी। तो देखिए तात्पर्य पूछे देन पूछे आपका मतलब कि दिमाग घुमाने के लिए सवाल घुमा के पूछता है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है क्योंकि सवाल में ही जवाब रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगी पुनर्जागरण के, अभी ना थोड़ी देर पहले बताया कि पुनर्जागरण का तात्पर्य किस चीज़ से था। तो मानवतावाद से भी था, चर्चा की प्रधानता की संपत्ति से भी था, धर्म सुधार आंदोलन से भी था, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जी देखिए अगला सवाल है आपका, यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय का कारण क्या नहीं था, मतलब कि यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय का कारण क्या नहीं था। व्यापारिक क्रांति, धर्म युद्ध, बारूद का आविष्कार, या फिर चर्च का असमर्थन। तो देखिए चर्च का जो असमर्थन था ना वही राष्ट्रीय राज्य का उदय का कारण नहीं था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 30 वर्षीय युद्ध में सबसे ज़्यादा क्षति किस देश को हुई। देखिए 30 वर्ष जो युद्ध चला था उसमें सबसे ज़्यादा क्षति यानी कि नुकसान किस देश को हुआ था। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो था ना वह जर्मनी को हुआ था। अगर यहीं पे आपको सवाल में यह पूछ दिया जाए कि युद्ध में सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्षति है, इस क्षति के जगह पे यह पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस देश को हुआ था, तो फ़ायदा जो अगर फ़ायदा पूछे तो स्वीडन हो जाएगा, और अगर क्षति पूछे तो वह जर्मनी हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है, देखिए बार बार पूंजीवाद आता है कि पूंजीवाद की शायद गलती से ही देखिए सवाल को देखिएगा ना तो उसी में, तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए यह जो था इसमें शायद हमको लगता है 20 से 25 ऑब्जेक्टिव करवाए होंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव काफ़ी भी नॉर्मल ऑब्जेक्टिव नहीं, इसको VVI ऑब्जेक्टिव कहिए, क्योंकि इसी ऑब्जेक्टिव से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जितनी ईमानदारी पूर्वक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को देखा है उसी उतना ही ईमानदारी पूर्वक और शिद्दत के साथ सब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का निर्माण होता कहाँ है, सब्जेक्टिव से। तो चलिए सब्जेक्टिव को समझते हैं। तो सबसे पहले है हमारा पुनर्जागरण। तो देखिए पुनर्जागरण शब्द का अर्थ फिर से जगना होता है, जो कि हमने आपको पहले ही बता चुका था। खैर अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव से हट के अब सब्जेक्टिव की तरफ ध्यान केंद्रित कीजिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं। पुनर्जागरण शब्द का अर्थ फिर से जागना होता है। यह फ्रांसीसी शब्द रेनेसां से बना हुआ है। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि पुनर्जागरण शब्द किस चीज़ से बना हुआ है, तो आप लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि यह जो शब्द है वह रेनेसां से बना हुआ है। विश्व इतिहास में 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच के समय को पुनर्जागरण का समय कहा जाता है। देखिए 2 ऑब्जेक्टिव निकल गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला तो ये कि पुनर्जागरण शब्द कहाँ से बना हुआ है, तो रेनेसां से। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव अगर पूछे कि पुनर्जागरण जो उसका समय काल कितना से कितना है, तो 1300 से 1500 ईस्वी तक के समय को पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं।
दो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब पुनर्जागरण के काल में मानव अंधविश्वास और अज्ञानता की प्रवृत्ति को छोड़कर विज्ञान के प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ने लगा। तो पुनर्जागरण काल से ही जो जो लोग थे ना, वह अंधविश्वास में और अज्ञानता की प्रवृत्ति को छोड़ चुके थे और विज्ञान के प्रगति के पथ पर यानी कि रास्ते पे तेजी से चलना शुरू कर दिए थे। अब हम लोग देखते हैं कि पुनर्जागरण का आखिर कारण क्या था, फिर देखेंगे उसका मतलब ये तो अलग सवाल हो गया। पुनर्जागरण का विशेषता क्या है और साहित्य में पुनर्जागरण कैसे हुआ, तो अंत तक बने रहिएगा। ये सभी चीज़ आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बताएंगे। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल है आपका मतलब कि यहाँ पे पुनर्जागरण का कारण क्या था। पहला पॉइंट देखते हैं जो कि धर्म युद्ध है। तो देखिए धर्म युद्ध जो था वो ईसाई और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के बीच हुआ करता था। दोनों ही धर्म को मानने वाले लोग जेरूसलम पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए इस युद्ध को मतलब कि लड़ते थे। बात को समझिएगा, धर्म युद्ध जो है वह किस किस दो मतलब कि धर्म के बीच में होता था, तो ईसाई और मुस्लिम जो धर्म प्रवृत्ति के लोग थे उन लोगों के बीच में हुआ करता था। कारण क्या था कि जेरूसलम पे अपना अधिकार जताने के लिए दोनों धर्म के लोग आपस में समय समय पर लड़ाई करते थे, जिसमें ईसाई धर्म को मारने वाले लोग पराजित हुए। मतलब कि जो ईसाई धर्म के जो लोग थे ना, वह इस धर्म युद्ध में हार गए यानी कि पराजित हुए। परंतु इस धर्म युद्ध के कारण ईसाइयों का संपर्क तुर्क मुसलमानों के साथ हुआ। इसी युद्ध के कारण ईसाइयों का जो संपर्क है वह तुर्क के मुसलमानों के साथ हुआ था, जिन्होंने कई नवीन चीज़ों को सीखने का मौका मिला और इस प्रकार अब इनके अंदर स्वतंत्र चिंतन की भावना का विकास हुआ और इस प्रकार पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार हुई। देखिए बात को समझिए काफ़ी ध्यान से, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ समझाने वाले हैं। धर्म युद्ध जो है वह किस दो धर्म के बीच में हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव निकालिएगा और ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी हो रहा है, इसलिए बोले थे आप लोगों को कि सब्जेक्टिव थोड़ा भी आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। तो देखिए ईसाई धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के बीच जो युद्ध लड़ा करते थे उसको हम लोग धर्म युद्ध के नाम से जानते थे। युद्ध किस लिए होता था, जेरूसलम पर अपना अधिकार जताने के लिए। इस युद्ध में पराजित किसकी हुई, तो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग के इस युद्ध में हार हो गई और इसी युद्ध में हार होने के कारण ईसाइयों ने किससे, तुर्क के मुसलमानों से संपर्क किया, जिससे संपर्क करने के बाद उनको नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिला और वह स्वतंत्र चिंतन की भावना का विकास हो गया और इसी प्रकार पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि की उत्पत्ति हुई थी इसी सब के कारण। अब थोड़ा इसको समझिए कि आखिर कुस्तुनतुनिया का पतन कैसे हुआ था, क्योंकि तुर्क के मुसलमानों का बात आ गया तो इसलिए कुस्तुनतुनिया को भी समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सब आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, हर बार पूछे जाते हैं और हम इस तरह प्रेडिक्ट करके लाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के मतलब की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखिए 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया इससे पहले पूर्व रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। ये 1453 ईस्वी में है, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इससे पहले जो था ना, कुस्तुनतुनिया रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। तुर्कों के अधिकार हो जाने के कारण तुर्क मुसलमानों ने ईसाइयों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। जो मुसलमान धर्म युद्ध में जेरूसलम के कारण हार गए थे, तुर्कों के पास गए थे, वह तुर्क मुसलमान ने ईसाइयों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण ईसाइयों को अपना ज्ञान, विज्ञान तथा पुस्तकों को लेकर इटली के शरण लेना पड़ा और इस प्रकार इटली में जागरण का अभियान तीव्र हो गया। तो यही था हमारा कुस्तुनतुनिया का पतन। ये जो कुस्तुनतुनिया का पतन है आप लोग को ध्यान होगा कि आप लोग 10th क्लास में हिस्ट्री में पढ़े होंगे। अगला है आपका छापे खाना का आविष्कार। तो देखिए 1477 इसमें विलियम के क्वेसन द्वारा इंग्लैंड में छापे खाने का शुरुआत हुआ था। यहाँ से आप लोग एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं कि छापे खाना का शुरुआत कब हुआ था, तो 1477 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो विलियम के क्वेसन के द्वारा छापे खाने की शुरुआत किया गया था, जिससे जागरण की ओर बल मिला। नगरों का विकास, धीरे धीरे यूरोप में कई नवीन नगरों का विकास होना आरंभ हो गया, जिसने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ने का काम किया।
हम लोगों ने पुनर्जागरण को भी समझ लिया, पुनर्जागरण का कारण क्या था वह भी समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि पुनर्जागरण का विशेषता क्या था। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप धार्मिक विषयों के स्थान पर विज्ञान, इतिहास, भूगोल जैसे विषयों का अध्यापन आरंभ हुआ। मतलब कि जहाँ पर क्या कहते हैं, धार्मिक विषयों की बात हुआ करती थी, उसके जगह पर अब बात किस चीज़ का होने लगा था, विज्ञान, इतिहास, भूगोल जैसे विषयों पर आदमी लोग चर्चा किया करते थे। पर दूसरा पॉइंट है हमारा, सेकेंड पॉइंट, कि परलौकिक जीवन के स्थान पर सामाजिक समस्याएं जैसे विषयों का महत्व प्रदान किया लगा, मतलब किए जाने लगे। परलौकिक जीवन यानी कि अंधविश्वास, जिसे आम भाषा में कहा करते थे, उनकी जगह पे सामाजिक समस्या यानी कि जीवन जीने में जो समस्या आती थी उन पर लोगों ने बात करना शुरू कर दिया था। लैटिन तथा यूनानी भाषा के स्थान पर लोक भाषा का महत्व दिए जाने लगा। चौथा पॉइंट है आपका, इसके कारण मानवता विचारधारा का विकास हुआ था। पुनर्जागरण की यह सब विशेषताएं 4 पॉइंट है, जिसे आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कि यह मंगोल साम्राज्य का उदय आप लोग का बचा हुआ है, जो कि आपके लास्ट में कराएंगे। यहाँ से आप देखते हैं कि साहित्य में पुनर्जागरण का क्या भूमिका रहा। तो देखिए, दांते को पुनर्जागरण का अद्भुत माना जाता है। कहाँ का? दांते को पुनर्जागरण को अद्भुत माना जाता है। इसका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। मतलब कि दांते का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने अपनी रचना डिवाइन कॉमेडी में स्वर्ग और नर्क की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मतलब कि दांते ने अपनी रचना डिवाइन, अगर आप लोग से पूछे कि स्वर्ग एवं नर्क की वर्णन किसने किस कॉमेडी में की थी, तो दांते ने अपने डिवाइन कॉमेडी में स्वर्ग एवं नर्क की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया था। ये सब तो आप लोग पढ़ लीजिए कि जूलियस सीजर जो शेक्सपियर थे, द प्रिंस जो थे मैकियावेली थे, यही सब बात है। नेक्स्ट टॉपिक है कि विज्ञान में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। मतलब कि विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, सर्वप्रथम कोपरनिकस ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। सर्वप्रथम यह जो बात है वह किसने सिद्ध किया है? वो कोपरनिकस ने ही सिद्ध किया था कि पृथ्वी जो है ना वह सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य स्थिर है। फ्रांसिस बेकन और देकार्ते ने विज्ञान में विश्लेषण की विधि को जन्म दिया। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया उसी समय। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया और मार्क पोलो ने कुतुबनुमा का आविष्कार किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। यह क्लास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये क्या कहते हैं, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ये भी बताइए कि आप लोग किस ज़िले से देख रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे फ़ायदा बेनिफिट आप लोगों को ही होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को नोट्स PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को बिल्कुल फ्री में नोट्स PDF दे दिया जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मिलते हैं कैसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसके बाद जो क्लास आएगा उसमें आप लोगों को 50 या 60 प्लस VBI सिर्फ ऑब्जेक्टिव देंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा।